बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेस मेकर बायोलॉजी। आज का टॉपिक है ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। जी, हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को तीन क्लासेस के अंदर डिफरेंशिएट किया गया है, जिनमें से मोनोसैक्राइड्स को हमने बहुत ब्रीफली इसको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड को। तो सबसे पहले इनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये ओलिगोसैक्राइड्स ऐसे शुगर्स हैं जो कि मोनोसैक्राइड्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें 3 से 9 शुगर्स प्रेजेंट होती हैं और ये जितनी कार्बन की तादाद ज़्यादा होती जाएगी उतने ही लेस स्वीट होते जाएंगे और लेस सॉल्युबल इन वाटर होते जाएंगे। तो इसलिए इनके दो पहले करैक्टरिस्टिक्स जो लिखे गए हैं उनका मतलब यही है कि इनमें कार्बन की रेशो ज़्यादा होने की वजह से ये कम स्वीट है, यानी मीठे कम है, और इनका सॉल्युबिलिटी रेट जो है पानी में वो भी कम है। इसके बाद जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो उसमें से 2 से 10 शुगर्स हमें मिलते हैं। इनकी कुछ मिसालें दी गई हैं, जिनमें से सुक्रोज़ है जिसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज़ मिलकर बनाते हैं, माल्टोज़ है जिसको ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं, लैक्टोज़ है इनको गलैक्टोज़ और ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं, और रेफिनोज़। इनमें 3 जो सब यूनिट्स हैं मोनोसैक्राइड्स के ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें मोनोसैक्राइड्स के नंबर्स की बिना पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये कुछ डायसैक्राइड्स होते हैं, कुछ ट्राइसैक्राइड होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। इनमें पॉलीसैक्राइड्स के करैक्टरिस्टिक्स आपको आगे बता दिए जाएंगे। इनमें से आप 3 मेन क्लासेस पढ़ेंगे, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ये सारी आप क्लासेस इनमें से डिस्कस करेंगे। जी, ओलिगोसैक्राइड्स जो हैं ये ऐसे शुगर्स हैं या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स रखते हैं, या 2 to 9 मोनोसैक्राइड यूनिट रखते हैं, जो कि जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये 10 मोनोसैक्राइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ मोनोसैक्राइड्स की बेस पे की जाती है। तो अगर किसी ओलिगोसैक्राइड के अंदर 2 मोनोसैक्राइड्स हैं तो उसे हम कहेंगे कि इट इज़ अ डाइसैक्राइड, और इसमें जो लिंकेज होगी 2 मोनोसैक्राइड्स के दरमियान में, उस लिंकेज को या उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बनता है, COC बॉन्ड इसे हम कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि जितने मोनोसैक्राइड्स हैं उससे एक कम करके उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। मतलब 2 मोनोसैक्राइड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो उनके दरमियान में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होगा। इसी तरह से 3 मोनोसैक्राइड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो इनमें 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। तो इसी तरह से टेट्रासैक्राइड्स कौन से होंगे, जो कि 4 मोनोसैक्राइड यूनिट्स रखते होंगे। इसी तरह से इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स इनकी बेस पे की जाती है। जी, हम इसको शुरू करते हैं ओलिगोसैक्राइड के स्ट्रक्चर्स को। तो इनमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ये समझना है कि एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, इनमें आपको कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन नज़र आ रही है। ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ग्लूकोपाइरानोज जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज में जो कार्बोनाइल कार्बन है उसी को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो ग्लूकोज क्योंकि ये एक एल्डो शुगर है तो इसमें कार्बन नंबर 1 कार्बोनाइल कार्बन है, इसीलिए इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। जी, कुछ शुगर्स ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से देखेंगे। अभी आप यहाँ से ये देख लीजिए कि ऐसे शुगर्स जिनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगर फ्री है तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे, और अगर वो फ्री नहीं है यानी उसने पहले से बॉन्ड बना लिया हुआ है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। इनको हम आगे मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे।
जी, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि सुक्रोज़ का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें आप देखें कि सुक्रोज़ 2 मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बनता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो सुक्रोज़ ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ के मिलने से बनता है। तो आप देखें ग्लूकोज़ का जो फार्मूला यहाँ पे बनाया गया है उसमें लिखा हुआ है कि ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज़ है। अल्फ़ा हमने कहा था, अल्फ़ा या बीटा हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर तो एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बोनाइल कार्बन वाला जो OH है अगर तो वो नीचे प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे आप देखें ग्लूकोज़ के अंदर कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो नीचे प्रेजेंट है, तो इसको आप अल्फ़ा शुगर कहते हैं। और आप नीचे देखें फ्रुक्टोज़ के स्ट्रक्चर के अंदर तो वहाँ पे आपको बीटा नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें जो कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक कार्बन होती है, क्योंकि ये कीटो शुगर है फ्रुक्टोज़, तो इसलिए कार्बन नंबर 2 पे इसका OH ऊपर मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक बीटा शुगर है। लेट्स हम इसको देखते हैं कि इसमें जो लिंकेज किस तरह से डेवलप हो रही है। तो आप देखें कि ग्लूकोज़ का जो एनोमेरिक कार्बन है यानी कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज़ का एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बन नंबर 2 जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ से OH दोनों के रिएक्ट करते हैं और इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। तो इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो डेवलप हो जाती है और ऑक्सीजन दरमियान में रह जाता है। तो आप राइट साइड पे देखें तो इनमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में जो बॉन्ड बना है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देखें इस बॉन्ड का नाम लिखा हुआ है अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी इसमें दो मुख्तलिफ शुगर्स हैं ना, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 जो है वो कहाँ से आ रहा है, अल्फ़ा शुगर की तरफ से आ रहा है, वहाँ से कार्बन पे बॉन्ड प्रेजेंट है। और 2 पे आप देखें 2 कहाँ से आ रहा है कि वो बीटा शुगर पे जो कार्बन नंबर 2 है वो बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए हम इसको अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। जी, यहाँ पे आपको एक और डाइसैकेराइड नज़र आ रहा है जिसमें 2 सब यूनिट्स हैं, गैलेक्टोज़ और ग्लूकोज़। यहाँ पे गैलेक्टोज़ एक बीटा शुगर है और ग्लूकोज़ एक अल्फ़ा शुगर है। तो गैलेक्टोज़ क्यों बीटा है, क्योंकि इसके एनोमेरिक कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की जाने मौजूद है। यहाँ पे आपने ग्लूकोज़ के स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखना है। इस ग्लूकोज़ के स्ट्रक्चर को स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया कि आपने इसको एक साइड से पकड़कर दूसरी उल्टी साइड पे रख दिया। तो इसका कार्बन नंबर 1 वहाँ पे आ गए जहाँ पे पहले 4 था और 4 वहाँ पे आ गए जहाँ पे कार्बन नंबर 1 था। तो कार्बन नंबर 1 इसमें आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ पे मैंने रेड कलर का थोड़ा सा सर्कल लगा दिया जो कि ऑक्सीजन के नीचे है। तो अब इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है दोनों मोनोसैकेराइड्स के दरमियान, वो बॉन्डिंग हो रही है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, यानी गैलेक्टोज़ की कार्बन नंबर 1 जो कि एनोमेरिक कार्बन है और ग्लूकोज़ की कार्बन नंबर 4 जो कि नॉन एनोमेरिक कार्बन है, यानी ये एनोमेरिक नहीं है, इसके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। तो आप देखिए बॉन्डिंग जो हो रही है वो बॉन्डिंग हो रही है लैक्टोज़ में 1 और 4। तो यहाँ पे बॉन्डिंग का नाम भी लिखा गया है गैलेक्टोज़ बीटा 1 4 ग्लूकोज़। तो इनमें ये वाली बॉन्डिंग हो रही है और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उसी तरह से प्रोड्यूस हो रहा है कि यहाँ से गैलेक्टोज़ से OH और ग्लूकोज से H, जिनको रेड कलर में शो किया गया, ये यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से इनमें एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। तो अब आप देखें ग्लूकोज़ का जो कार्बन नंबर 1 है जहाँ पे मैंने सर्कल किया है रेड कलर से, ये अभी भी फ्री है और ये एक एनोमेरिक कार्बन है, यानी इसके पास अभी भी एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि मज़ीद किसी और मोनोसैकेराइड को अपने पास अटैच कर सकता है। तो अब इसके पास अगर कोई सेम इसी तरह का कोई मोनोसैकेराइड आ जाए जो कि
उस कार्बन के ज़रिए से बॉन्डिंग करे जो कि नॉन एनोमेरिक है, तो फिर जो बनने वाला नया ट्राइसैकराइड होगा वो भी कैसा होगा, वो भी रिड्यूसिंग होगा। तो जब तक इसी तरह बॉन्डिंग चलती रहेगी वो रिड्यूसिंग शुगर्स बनते रहेंगे। जहाँ भी दोनों एनोमेरिक कार्बन के दरमियान में बॉन्डिंग हुई है वहाँ पे वो जो शुगर होगी वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगी। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा है, जो रिएक्शन हुआ है वो 1 और 2 कार्बन के दरमियान में हुआ है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़। तो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 थी और फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन 2 थी। तो उनमें दोनों एनोमेरिक कार्बन जो हैं वो बाइंड हो चुके हैं, उनके अंदर बॉन्ड बन चुका है। तो अब मज़ीद उसमें बॉन्डिंग हो नहीं सकती। तो इसलिए हम उस शुगर को क्या कह रहे थे, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और ये वाली शुगर कैसी शुगर होगी, ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। उम्मीद है आपको रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉलीसैकेराइड्स को हम पढ़ेंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सबसे पेचीदा होते हैं और ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ये ज़्यादा पाए जाते हैं फितरत के अंदर। ये ब्रांचिंग करते हैं, ब्रांच्ड सिस्टम होता है इनमें, और ये इनमें कार्बन की रेशो ज़्यादा होने की वजह से इनका टेस्ट ख़त्म होता जाता है और ये टेस्टलेस हो जाते हैं। और ये हार्डली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में बहुत कम हल पजीर होते हैं या बिल्कुल हल नहीं होते जी। इनकी क्लासिफिकेशन की बात अगर की जाए तो इनको 2 क्लासेस के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है। इनमें एक होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं और दूसरे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे पॉलीसैकेराइड है जिनमें रिपीटिंग यूनिट्स जो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे। इनमें कुछ मिसालें आपको नीचे नज़र आ रही हैं। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होंगे जिनमें एक से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, यानी सिमिलर नहीं होंगे, कुछ और भी यूनिट्स जो हैं वो साथ में बॉन्डिंग बना रहे होंगे। और इनकी भी मिसालें आपको नीचे नज़र आ रही हैं जी। यहाँ पे होमो और हेटेरो को डायाग्राम के ज़रिए से बताया गया कि होमोपॉलीसैकेराइड देखें, इनका सिमिलर कलर है। ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अगर सीधी लाइन में लगे हों तो अनब्रांच्ड हैं, अगर ब्रांच्ड में हैं तो उनमें कुछ शाखें इनकी आपको नज़र आ रही हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर यानी मुख्तलिफ होने की वजह से नज़र आ रहे हैं जी। उसके बाद हम शुरू करेंगे स्टार्च को। तो स्टार्च जो है ये आम तौर पर फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, सीड्स के अंदर, ट्यूब जी। यहाँ पे आपको एक और डाइसैकेराइड नज़र आ रहा है जिसमें 2 सब यूनिट्स हैं, गलैक्टोज और ग्लूकोज। यहाँ पे गलैक्टोज एक बीटा शुगर है और ग्लूकोज एक अल्फ़ा शुगर है। तो गलैक्टोज क्यों बीटा है, क्योंकि इसके एनोमेरिक कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की जाने मौजूद है। यहाँ पे आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखना है। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा रोटेट कर दिया गया कि आपने इसको एक साइड से पकड़कर दूसरी उल्टी साइड पे रख दिया। तो इसका कार्बन नंबर 1 वहाँ पे आ गए जहाँ पे पहले 4 था, और 4 वहाँ पे आ गया जहाँ पे कार्बन नंबर 1 था। तो कार्बन नंबर 1 इसमें आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ पे मैंने रेड कलर का थोड़ा सा सर्कल लगा दिया जो कि ऑक्सीजन के नीचे है। तो अब इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है दोनों मोनोसैकेराइड्स के दरमियान, वो बॉन्डिंग हो रही है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, यानी गलैक्टोज की कार्बन नंबर 1 जो कि एनोमेरिक कार्बन है और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 जो कि नॉन एनोमेरिक कार्बन है, यानी ये एनोमेरिक नहीं है, इसके पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। तो आप देखिए जी, आपको यहाँ पे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। अमाइलोज के स्ट्रक्चर के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो 1,4 है। जैसे कि माल्टोज बनते वक्त ग्लूकोज के 2 यूनिट्स मिलते हैं और एक डाइसैकेराइड जो कि माल्टोज बनता है उसमें भी 1,4 लिंकेज है। तो उसी तरह से ये ग्लूकोज के सब यूनिट्स जब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये अमाइलोज बन जाता है। तो इसमें 1,4 लिंकेज है। ये अक्सर MCQs के अंदर
सवाल पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सी है। अब माइलोपेक्टिन के अंदर देखें कि नीचे वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसमें तो आपको सारे के सारे जो ग्लूकोज सब यूनिट्स हैं वो उसी तरह से 1,4 में लगे हुए हैं। साथ में देखें जहाँ पे ब्रांच बन रही है उस ब्रांच में आप देखें कि जो ऊपर वाला अकेला आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया उसमें उसका कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हो रहा है और नीचे वाला जो ग्लूकोज है उसका जो कार्बन नंबर 6 है जो कि रिंग से बाहर निकला होता है उस कार्बन के साथ इसकी अटैचमेंट हो रही है। यहाँ से उसी तरह से कंडेंसेशन हुई है यानी हाइड्रोलाइसिस का अमल हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं, तो इनमें 1,6 लिंकेज भी पाई जाती है। तो आपने याद रखना है कि माइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 और 1,6 दोनों तरह की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। ये अक्सर MCQs के अंदर पूछा जाता है। देन हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। तो इनको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं क्योंकि जो जानवरों के सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना होता है तो उसको हम अक्सर ग्लाइकोजन की सूरत में ही स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन बॉडी। उसके बाद ये हमारे मसल सेल्स और लीवर सेल के अंदर हिपैटोसाइट्स जिनको हम कहते हैं उनके अंदर इनको स्टोर किया जाता है कि जब ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है तो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। ये भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, तो जितने ज़्यादा सब यूनिट्स होंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। उसी तरह से इनको अगर हम आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो ये रेड कलर देते हैं, जबकि स्टार्च को हम आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो वो ब्लू कलर हमें देते हैं। तो अगर हमें कोई लैब के अंदर दे देता है कि आपको एक कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आपने सिंपली आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट के अंदर आपको अगर तो ब्लू कलर शो हो रहा है तो आप बता देंगे कि ये एक स्टार्च है, और अगर उसमें रेड कलर शो हो रहा है तो आप बता देंगे ये एक ग्लाइकोजन है। इसी तरह से क्योंकि ये ग्लूकोज से बने होते हैं तो जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये ग्लूकोज सब यूनिट्स को बनाता है। जी इस स्लाइड के अंदर आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नज़र आ रही है ग्लाइकोजन के अंदर 1,6 और 1,4 दोनों तरह की ग्लाइकोजन लिंकेज आपको नज़र आ रही है। डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो इसमें जो ब्लू या वाइट कलर के जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्लाइकोजन सब यूनिट्स को दिखाया गया, ये 1,4 लिंकेज कर रहे हैं सीधी चेन के अंदर, और जहाँ भी कोई ब्रांच बन रही है वहाँ पे ग्रीन कलर से आपको शो किया जा रहा है कि ये 1,6 लिंकेज है। देन इसमें सेलुलोज के बारे में हम पढ़ेंगे। सेलुलोज ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि बाकी सब पॉलीसेक्राइड से और बाकी सब कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर के अंदर। कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है और ये सेल वाल का एक प्राइमरी सेल वाल का बहुत अहम हिस्सा है सेलुलोज, जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। इसमें जो सेलुलोज है वो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेलुलोज को हज़म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो कि एक एंजाइम बनाते हैं जिस एंजाइम का नाम सेलुलेज है। तो ये हमारे लिए अनडाइजेस्टेबल होते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये रेफ्यूज का काम करते हैं और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल या गट की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जो सेलुलोज है इनको हर्बीवोर्स आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो सेलुलेज एंजाइम पैदा कर रहे होते हैं। सेलुलोज का अगर आयोडीन टेस्ट किया जाए तो इसका कोई कलर शो नहीं होता। जी यहाँ पे आपको एक और डाइसेक्राइड नज़र आ रहा है जिसमें 2 सब यूनिट्स हैं, गैलेक्टोज और इसमें यहाँ पे कंपेयर किया गया है बॉन्डिंग को और ब्रांचेस के बारे में बताया जा रहा है कि सेलुलोज के अंदर कौन सी 1,4 ब्रांचिंग है, उसी तरह स्टार्च के अंदर 1,4 और 1,6 दोनों
हो सकती हैं, और अमाइलोज के अंदर सिर्फ 1,4 है, और अमाइलोपेक्टिन के अंदर दोनों तरह की ब्रांचेज हैं। और जो ग्लाइकोजन है उसमें भी 1,4 और 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है। इसमें जो ब्रांचेस के बारे में बताया गया कि सेलुलोज के अंदर ब्रांचेस नहीं होती, ये स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं, अमाइलोज के अंदर भी नहीं होती, और अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस होती हैं, और ग्लाइकोजन के अंदर भी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। इसकी शेप्स आपको दिखाई गई हैं, कुछ स्ट्रेट चेन्स के अंदर लगे हुए हैं और कुछ ब्रांच चेन के अंदर लगे हुए हैं। जी, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद पेसमेकर बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।